कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सारिका गुप्ता ब्लॉग्स में। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आ गई हूँ आज ब्लॉग शूट करने के लिए अलीपुर जेल। धूप काफ़ी है और देखिए अलीपुर जेल, एक्चुअली ये जेल नहीं है, पहले जेल था, जेल ही है, लेकिन अभी इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये है अलीपुर जेल म्यूज़ियम, जो कि आज का डेस्टिनेशन है ब्लॉग का। तो चलिए अंदर जाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। ये रियल जेल है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से काफ़ी पुराना, और उसे अभी म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है। अभी लास्ट मंथ सितंबर में ही हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, इस म्यूज़ियम का। हाँ, मैं आ गई हूँ, आप लोगों को भी घुमाने लेके चलती हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का लुक है अलीपुर म्यूज़ियम, जो कि अलीपुर जेल हुआ करता था पहले। और साइड में ही आप देख सकते हैं कॉफ़ी हाउस है, और एंट्री फ़ीस जो है 30 रुपीज़ पर हेड है इस म्यूज़ियम में जाने का। तो चलिए अंदर जाएंगे, और बाहर से देखिए कुछ इस तरह का दिखता है। एक्चुअली में ये तो था असली में जेल, तो जेल ही है पूरा। अंदर में सब कुछ आपको दिखाऊंगी, प्रिजन वगैरह भी आप देखेंगे, कहाँ फांसी लगती थी क्रिमिनल्स को, वो सब भी आप देखेंगे। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, एंट्री फ़ीस इस म्यूज़ियम के लिए है 30 रुपीज़ पर हेड, और 30 रुपये की टिकट में आप पूरा जेल घूम सकेंगे। साथ ही साथ लाइट एंड साउंड शो होता है शाम को, उसके लिए अलग से 100 लगता है। अगर आपको लाइट एंड साउंड शो देखना है तब आपको देना होगा 100 रुपये अलग से। मैं तो सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को लाइट एंड साउंड शो देखना है तो जब आप एंट्री टिकट काटेंगे उसी वक्त टिकट काट लीजिए लाइट एंड साउंड शो का, क्योंकि शाम को फिर हाउस फुल हो जाता है और आपको टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही टिकट काउंटर पे आपको ये मैप मिल जाएगा, ये ज़रूर आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको सुविधा होगी देखने में कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्योंकि काफ़ी बड़ा जेल है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये मैप रहेगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए, जैसे ही हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का व्यू है। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी लाइट एंड साउंड शो आप ज़रूर देखिए। 100 रुपया अलग से ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत बेहतरीन लाइट शो होता है। तो चलिए, आ गए हैं हम लोग अंदर टिकट काटने के बाद। और टाइमिंग जो है वो सुबह 12 बजे से स्टार्ट होती है, यहाँ पे 12 बजे से ओपन हो जाता है म्यूज़ियम। और अगर आप लोग आएंगे तो ध्यान रखिएगा, मंडे को क्लोज्ड रहता है, ट्यूसडे से संडे तक ये ओपन रहता है। तो मंडे को आना अवॉइड कीजिए, वरना बेकार में आपका टाइम वेस्ट होगा। आप लोग ट्यूसडे से लेके संडे तक किसी भी दिन आ सकते हैं। सुबह 12 बजे से खुल जाता है और शाम को 5:30 to 6 PM तक खुला रहता है। उसके बाद से फिर लाइट एंड साउंड शो शुरू हो जाता है। तो चलिए धीरे धीरे आगे चलते हैं और पूरा म्यूज़ियम जो है घूम के देखते हैं। वैसे मैं बता दूँ, बहुत पैट्रियोटिक वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ आने के बाद। काफ़ी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं यहाँ पे, उनके बारे में जानकारी मिल रही थी, सब कुछ लिखा हुआ था। आप आएंगे तो आप पढ़ सकते हैं वो सारा कुछ। और एक एक सेल भी वहाँ पे था। कोई कोई सेल ऐसा है, देखिए यहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, और कुछ कुछ है जिसे रिनोवेट किया गया है जेल को, जो जेल का कमरा होता है कैदियों के लिए। और कुछ कुछ ऐसा भी है जो एज़ इट इज़ रखा गया है, जो ब्रिटिश टाइम से जिस तरह का था उसी तरह से रखा गया है, काल कोठरी वगैरह। वो सारा कुछ आज ब्लॉग में घूम के आप लोगों को दिखाऊंगी, तो बने रहिए। और ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए वीडियो पे। साथ ही साथ अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले लेके जा रही हूँ जो सबसे क्रूशियल और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस जेल का, वो है जहाँ फांसी लगाई जाती थी। वैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है फांसी, हमारे जो काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों को भी यहाँ फांसी लगाई गई थी। तो चलिए धीरे धीरे वहाँ जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे कैसा है सब कुछ।
गूज बम्प्स आ रहे थे। यहाँ एक पैट्रियोटिक बंगाली सॉन्ग चल रहा था ऑलरेडी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये दीवारें साक्षी हैं कि कितनी तकलीफ़, कितना टॉर्चर सहा है हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे। तो उनका जो तकलीफ़ है वो सारा कुछ यहाँ जो गाना बज रहा था ना, उसके साथ कंबाइन करके ऑल ओवर में अगर बताया जाए तो एक बहुत पैट्रियोटिक फीलिंग आ रही थी। और लिटरली मुझे तो गूज बम्प्स आ रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे, ऐसा एनवायरनमेंट था यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को जितनी जानकारी पॉसिबल होगी वो सारी जानकारी भी मैं आपको साथ ही साथ देती रहूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग पे और एंजॉय कीजिए। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं सबसे पहले उस एरिया में जहाँ पे फांसी दी जाती थी। ये देखिए, ये सारे सेल्स हैं और हर एक जेल का कमरा जो है उसमें मैंने देखा कि खिड़की जो है वो एकदम काफ़ी ऊंचाई पे एक छोटी सी खिड़की होती थी, जो आप देख रहे हैं ऊपर बाईं तरफ। वो सारी खिड़कियां जो देख रहे हैं वो एक एक सेल है, यानी कि जेल का कमरा है और उसकी खिड़की है। बाकी कोई स्पेस नहीं होता था रोशनी वगैरह आने के लिए। तो ये देखिए, फांसी का जो मंच है उसके करीब हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ बंगाली और इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग आएंगे तो आराम से पढ़ के जानकारी ले सकते हैं। और लीजिए, हम लोग पहुंच गए गैलोस की तरफ। হাসি হাসি পূর্বভাষী দেখবে ভারতবাসী আমি হাসি হাসি পূর্বভাষী দেখবে ভারতবাসী। শনিবার বেলা 10টার পরে জজ কোর্টেতে লোক না ধরে মা গো। হলো অভিরামে ঘুরে আস 12,33,000,000 রইল মা তোর বেটা বেটি মা গো। তাদের নিয়ে ঘর করিস মা, মোদের করিস দাসী। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। ঘুরে আসি। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने बंगाली में ये गाना सुना। चलिए हिंदी व्यूअर्स जो हैं उनके लिए मैं हिंदी में पूरी बात समझाती हूँ कि इस गाने में क्या कहा गया है।
तो ये देखिए, सबसे पहले ये जो आप सेल देख रहे हैं, सेल यानी कि जेल का जो कमरा होता है उसे सेल कहते हैं। तो ये देखिए, एक एक करके यहाँ पे 3 सेल्स थी और देखिए किस तरह का है। पहले आपको सेल दिखा देती हूँ। देखिए, सिर्फ टॉयलेट की जगह थी, यहाँ पे 2 ईंट जैसी रखी हुई है और एक छोटा सा खिड़की है देखिए, और इसके अलावा और कहीं कोई खिड़की इस तरह से नहीं है, और सीधा बस एक लोहे का जो दरवाज़ा होता है जैसे जेल में उस तरह का है। और सोने के लिए देखिए कोई गद्दा नहीं, कुछ नहीं, सीमेंट का इस तरह से एक स्लैब बना हुआ है और तकिया तक नहीं है। तकिए के लिए भी इस तरह से सीमेंट से ऊंचा किया गया है। तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तकलीफ़ होती होगी जो भी कैदी यहाँ रहते होंगे और जो भी फ्रीडम फाइटर्स खास करके। देखिए, और टॉयलेट के लिए जो जगह बनी है देखिए, कोई नाली भी नहीं है, मतलब टॉयलेट करके वो जो यूरिन है वो वहीं रह जाएगा, उसकी स्मेल और वो वहीं ड्राई होगा, वो सब के साथ रहना होता था। तो कितना दर्दनाक है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सब कुछ देख के। और ये देखिए दूसरा सेल आ गया है, दिनेश चंद्र गुप्ता जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्हें भी यहाँ फांसी लगी थी। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देती हूँ। बात 8 दिसंबर 1930 की है। 3 दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था विनय, बादल और दिनेश। यहाँ जो स्टैचू आप देख रहे हैं वो उन्हीं तीनों में से एक, जिनका नाम था दिनेश चंद्र गुप्ता, उनकी स्टैचू आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इन तीनों दोस्तों ने मिल के सोचा कि उस समय के एक ब्रिटिश कर्नल हुआ करते थे जिनका नाम था NS सिम्पसन। वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके साथ। तो इसीलिए इन तीनों ने मिलके सोचा था कि उसको मार गिराएंगे, उस ब्रिटिश कर्नल को। तो इन तीनों ने यूरोपियन कॉस्ट्यूम पहना और राइटर्स बिल्डिंग के अंदर गए और वहाँ जाने के बाद बंदूक की गोली से मार गिराया उस ब्रिटिश कर्नल जिसका नाम था NS सिम्पसन को। और इसके बाद इन तीनों ने तय किया था कि अंग्रेज़ों के हाथों जेल जाके टॉर्चर सहने से अच्छा है हम लोग सुसाइड कर लेंगे। तो इन तीनों ने वैसा ही करने का कोशिश किया, जिसमें से विनय और बादल जो थे वो कामयाब रहे, लेकिन जो दिनेश चंद्र गुप्ता थे उनको बचा लिया गया किसी तरह से और फिर उनको लेके आया गया यहीं अलीपुर जेल में। और यहाँ लाने के बाद जब इनको फांसी की सज़ा दे दी गई तो फांसी की सज़ा के पहले हर कैदी को इसी जेल में, ये जो सेल आप देख रहे हैं, यहाँ लाके रखा जाता था। तो यहीं लाके उनको रखा गया पहले, और इसके बाद जिस दिन तय हुई थी फांसी देनी उस दिन यहाँ से ले जाके फांसी दिया गया था। और यही सारी जानकारी मैं आदि को भी दे रही थी, तो वही थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। तो चलिए इसके बाद दिखाते हैं कि जब यहाँ पे रखा गया था उनको, दिनेश चंद्र गुप्ता को, इस जेल में, उसके बाद जब फांसी की सज़ा जिस दिन लगनी थी उनको, तो फिर उनको कहाँ ले जाया गया और कैसे क्या कुछ हुआ वो सब कुछ चलिए आपको आगे दिखाती हूँ। और साथ ही साथ जब तक हम आगे जाते हैं ये देखिए जो कुछ भी था। और यहाँ दिनेश चंद्र गुप्ता जी को मेरा सत सत नमन, उनकी स्टैचू यहाँ थी। तो देखिए इसके बाद कैदियों को जब फांसी की सज़ा लगानी है उससे पहले इस कमरे में लाया जाता था और यहाँ उनका मेडिकल चेकअप होता था फांसी के पहले। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। और ये देखिए ये है वो कमरा, ये जो आप दाहिनी तरफ 2 बेड देख रहे हैं यहीं पे रखा जाता था और उनका मेडिकल चेकअप होता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, फांसी की सज़ा हो जाने के बाद जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको भी यहाँ लाया जाता था और उनका पोस्टमार्टम वगैरह भी यहीं किया जाता था। उसके बाद डॉक्टर्स इसी रूम में उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते थे। तो काफ़ी दर्दनाक है ये सब कुछ देखना, और ये सब कुछ जानकारी जो है आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए यहाँ जितनी पिक्स वगैरह लगी हुई हैं आपको मिल जाएगी पढ़ने को, आप पढ़ सकते हैं। और देखिए यही वो जगह है जहाँ फांसी दी जाती थी, और फांसी देते वक्त बाकी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको यहाँ खिड़कियों पे खड़ा किया जाता था। उनकी भी देखिए यहाँ पे स्टैचूज़ बनाई गई हैं और उनको लाइव फांसी दिखाया जाता था, डराने के लिए कि देखो कितना दर्दनाक होता है फांसी देना, और अगर तुम लोगों ने अपना फ्रीडम फाइटर जो मूवमेंट है वो बंद नहीं किया तो तुम लोगों को भी एक एक करके यहाँ फांसी दी जाएगी। लेकिन वो लोग इतने हिम्मती थे, देश को आज़ाद कराने के लिए इतने तत्पर थे कि वो लोग बिल्कुल भी नहीं डरते थे, उल्टा
जब फांसी की सज़ा दी जाती थी यहाँ किसी कैदी को, तो वो लोग ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते थे वंदे मातरम का। सभी एक साथ भारत माता की जय कहते थे, वंदे मातरम कहते थे। वो बिल्कुल भी नहीं डरते थे अंग्रेज़ों से। तो देखिए ये वो कमरा है। फांसी के बाद भी यहीं लाके पोस्टमार्टम होता था, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। और ये सब कुछ देखना और एक हिस्टोरिकल चीज़ है, इसीलिए मैं कहूँगी आप लोग अपने बच्चों को भी ज़रूर यहाँ लेके आइए। बहुत अच्छी जगह है, आप लोग दिखा सकते हैं, बच्चों को नॉलेज दे सकते हैं काफ़ी कुछ यहाँ आके। फ्रेंड्स चलिए यहाँ जो गार्ड हैं उनसे आप लोगों को जानकारी दिलवाते हैं, वो और डिटेल्स में समझा सकेंगे सारी चीज़ों को। हमारा नाम कुतुबुद्दीन खान। ये है डिटेक्शन सेल। डिटेक्शन सेल में क्या होता है, जिसको फांसी का ऑर्डर हो जाता है उसको इधर 1-2 दिन के लिए रहने के लिए रखता है। रखने के बाद इधर लेके चला आता है। ये है मेडिकल टेस्ट रूम। मेडिकल टेस्ट रूम से निकल के इधर पे चला जाता है फांसी के लटका। इधर से फांसी जब हो जाता है, इधर जो सीढ़ी रखा हुआ है, ये सीढ़ी से निकल के मेडिकल रूम में लेके चला आता है। इधर पोस्टमार्टम। थैंक यू। इधर जो अंग्रेज लोग खड़ा होके फांसी का मंच पे उसको लटकाते थे, वो जो ऊपर पे देखिए वो सारे इंडियन विप्लवी हैं। ये लोग को दिखा रहा था जो तुम लोग अगर ऐसा कुछ करोगे तो तुम लोग को भी इधर फांसी चढ़ाना होगा। वो लोग सुन के बाद डरने नहीं जाते। वो लोग फिर उधर से स्लोगन देते थे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये स्लोगन देते थे। यही बात है। जितना सारे लोग इधर विप्लवी लोग हम लोग का चला गया है, वो सारे नाम प्लेट लगा हुआ है। वो नाम प्लेट ज़्यादा देख लीजिएगा, तब पता चल जाएगा कौन कौन है। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स चलिए अब धीरे धीरे जो नॉर्मल सेल्स होती थी, यानी कि जेल का कमरा कैदियों के लिए, उसमें चलते हैं। और क्योंकि जेल काफ़ी बड़ा है तो पूरा कवर करके दिखाना व्लॉग में पॉसिबल नहीं है। जितना हो रहा है मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ, और जहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा दिखेगा वहाँ मैं आप लोगों को जानकारी आगे देती रहूँगी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फ्रेंड्स अब हम लोग जिस सेल में एंटर कर रहे हैं वो है एक काल कोठरी। काल कोठरी का मतलब यहाँ काफ़ी अंधेरा हुआ करता था और इसे एज़ इट इज़ रखा गया है जैसे ब्रिटिश टाइम में ये था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया, तब जाके थोड़ा सा विजिबल हुआ। ये देखिए बहुत छोटी सी जगह होती थी एकदम, बस इतना ही स्पेस दिया जाता था। देखिए ये एक काल कोठरी थी, इतने ही स्पेस में रहना भी है और यूरिन के लिए एक जगह है। कोई खिड़की नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो इतना भयानक था, ये देख के ही दिल दहल जाए ऐसा दृश्य था इस काल कोठरी का। तो अंदाज़ा लगाइए कितना तकलीफ़देह होगा। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले
फ्रेंड्स, यही जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है उसमें आपको एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहाँ थाली वगैरह हर तरह का आइटम यहाँ मिल रहा था खाने के लिए। तो कंप्लीट लंच आप यहाँ कर सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ अगर आप आते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का है ये रेस्टोरेंट। आइए आपको यहाँ की जो मेन्यू है उस पर भी एक झलक दिखा देती हूँ। ये देखिए ये यहाँ का मेन्यू है और यहाँ थालीज़ वगैरह भी है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है, स्टार्टर, मेन कोर्स, राइस, ब्रेड, आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ मिलेगा। वेज, नॉन वेज सभी कुछ अवेलेबल था यहाँ पे। तो कुछ इस तरह की रेटिंग्स है मेनू में, आप देख लीजिए। तो आप आएँ और दोपहर में आप यहाँ खाना खा सकते हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इसी तरह से एक एक करके काफ़ी सारे सेल्स थे, जो कि सारा घूमना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो पाया मैंने आपको व्लॉग में दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस तरह का जेल है। और इतना सब दिखाने के बाद भी पूरा कवर हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा था। तो आप लोगों को पूरा दिन लगने वाला है, इसीलिए अगर आप लोग आते हैं तो 12 बजे से ही आ जाइए जब ओपन होता है, क्योंकि घूमते घूमते शाम हो जाएगी। और लंच वगैरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको दिखा दिया कि लंच के लिए भी व्यवस्था है। यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह है, साथ में चाय और पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब के लिए छोटे छोटे स्टॉल्स भी आपको फूड जोन में मिल जाएंगे। तो खाने पीने की कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं, आराम से पूरा दिन आप लोग घूम सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग आ गए हैं नेहरू सेल के अंदर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आइए यहाँ की जानकारी आप लोगों को दिलवाते हैं यहीं के एक गार्ड से। लेकिन वो जो गार्ड भैया थे उन्होंने व्लॉग में आने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वैसे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जिस गांव से बिलोंग करते हैं वो गांव वाले अगर देखेंगे कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, यानी कि वो उन्होंने बताया कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और साथ ही साथ उन्होंने हिस्ट्री से ऑनर्स किया है, तो उनका कहना था कि इतना सब पढ़ने के बाद अगर वो लोग देखेंगे कि मैं कोलकाता में आके एक गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ तो फिर
वो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तो देखिए समाज में क्या चल रहा है, लोग क्या कहेंगे, इस डर से लोग इतना अच्छा जानकारी उन्होंने दिया है जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया। खैर कोई बात नहीं, चलिए ये देखिए ये नेहरू सेल है और इसके बारे में जो भी जानकारी है वो चलिए आगे मैं वो गार्ड भैया से दिलवाती हूँ आप लोगों को। যখন হচ্ছে ভারতে মানে হচ্ছিল মানে আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল 1930-এর দশকে, তখন ব্রিটিশ সরকার হচ্ছে মানে বড় বড় নেতাদেরকে হচ্ছে বন্দি করছিল। হচ্ছে গান্ধীজিকেও হচ্ছে বন্দি করেছে 1932 সালে এই একই কারণে, আইন অমান্যকে আগানোর জন্য, পূর্ণ স্বরাজকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ব্রিটিশরা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিতে চাইছিল, মানে তাদের আন্ডারেই হচ্ছে কাজ করে যায়, কিন্তু তারা ওপরে থাকবে, প্রধান থাকবে, তাদের আন্ডারে কাজ করে যায়। কিন্তু ভারতীয়রা মানে জওয়াহরলাল নেহরুজি বলুন, নেতাজি বলুন বা গান্ধীজি বলুন, ওনারা চাইছিল ফ্রি ইন্ডিয়া, মানে ইন্ডিপেন্ডেন্স চাইছিল। তো এই কারণের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্টার্ট করে যে ওদের আইনকে মানবে না। এই কারণের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাদের হাতে ঘা লাগে এবং হচ্ছে এই কারণে বড় বড় নেতাদেরকে হচ্ছে বন্দি করা স্টার্ট করে। তো 1932 সালে গান্ধীজিকে হচ্ছে এই কারণের জন্য ব্রিটিশরা হচ্ছে পুনে জেলাতে মানে গ্রেপ্তার করে নেয়। ঠিক সেই রকম এই উদ্দেশ্যেই মানে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্যই হচ্ছে জওহরলাল নেহরুজিকেও 17 ফেব্রুয়ারি 1934 থেকে 7 মে 1934 এই 80 দিন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলার এই কক্ষে রেখেছেন এবং প্রতি 2 সপ্তাহ অন্তরে হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধীজি হচ্ছে দেখা করতে আসতেন। তখন ইন্দিরা গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে হচ্ছে পড়াশোনা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে আন্ডারে আর কি। হচ্ছে প্রতি 2 সপ্তাহ অন্তরে হচ্ছে দেখা করতেন, তাও 20 মিনিটের জন্য হচ্ছে দেখা করতে পারতেন। তখন হচ্ছে জওহরলাল নেহরুজি সেলের বাইরে এসে এখানেই কোনো একটা গাছের তলায় বসে গল্প করতেন। এবং হচ্ছে এই যে 3টে সেল আছে, এই 3টে সেলের কোনো এভিডেন্স নেই যে হচ্ছে ওনার টাইমে আর কি এই 80 দিন যে ছিলেন মানে কোনো হচ্ছে ছিলেন কি না, মানে কোনো বন্দি ছিলেন কি না, কোনো এভিডেন্স নেই। কিন্তু হচ্ছে 80 দিন পরবর্তীকালে কোনো বন্দিকেই হচ্ছে এখানে রাখেনি, মানে পুরো জেলের এই সাইডটা মানে নেতাজি সেল বলুন বা এই সেলটা মানে পুরো ছিল, মানে পুরো বিপ্লবীদের নামেই পুরো যা মানে স্বাধীনতার আগে বলুন বা পরবর্তীকালে সমস্ত বন্দীদেরকে পিছনে রাখতো, এপারটা রাখতো না, এপারে কারণ হচ্ছে বিপ্লবীরা ছিলেন বলে। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, एक अंकल जी आए हुए हैं, ये पंजाब से आए हैं कोलकाता घूमने के लिए और इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। तो चलिए इनसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा महेंद्र पाल सिंह, मैं प्रेसिडेंट सुखविंद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट बठिंडा पंजाब, और यहाँ मैं शहीदों की चीज़ों को देखने आया था तो मुझे अच्छा लगा। और ये एक बात का ये भी है हमारे भारत में कि जो हमारे लिए शहीद हो गए हैं उनके लिए हम शायद कुछ नहीं कर पाए। अगर एक कामागाटा मारू जगह है अपने बजबज में, तो वहाँ पर अगर घाट है बजबज घाट, वहाँ पर अगर लोग जाएं तो अगर वो लोग बंगाल में उतर जाते तो बंगाल की दिशा ही बदल जाती। जितने वो जहाज़ में जो सामान पीछे आ रहा था उनका लेके आए, अंग्रेज़ों ने उन्हें जहाज़ से उतरने से पहले ही मार दिया। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी शहीदों को देखा है तो उनको मार दिया गया, पर हम जो लोग हैं उनको याद नहीं कर रहे, इसलिए हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। इस बात से हमें ध्यान रखना होगा। तो हर चैनल को आप इन मैडम के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सबसे देखिए कि ये क्रांतिकारी लोगों के बारे में दिखा रहे हैं, क्योंकि कल को जिन लोगों ने हमारे लिए जान दी उन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया। चाहे गुरु गोविंद सिंह थे, वो सारे हिंदुस्तान के लिए लड़े, चाहे भगत सिंह थे, राजगुरु सुखदेव और लाला लाजपत राय, जितने लोग लड़े, नेहरू पटेल, सब लोग हमारी आज़ादी के लिए लड़े। पर आज आज़ादी को हमने आज़ादी नहीं, एक आज़ाद देश को गुलाम नागरिक की तरह जीना समझ लिया है। आज बेरोजगारी और दर्दनाक घटनाओं से हम गुजर रहे हैं, औरतों का रिस्पेक्ट कम हो रहा है, ये सब सारी हमारी गुलामी की तरफ जाने की निशानियाँ हैं। जय। अच्छा बताइए। हाँ, मैंने कुछ 2 मूवियों में उनका हिस्सा रहा हूँ मैं। अन्य घोड़े का दांत, जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, सबसे बड़ा अवार्ड भारत का मिला है, गवर्नमेंट की फिल्म थी। दूसरी थी चौथी कूट, जो अतवाद पे बनी थी, अतवाद में क्या तकलीफ हुई। और जो अन्य घोड़े का दान है वो एक गरीब जीवन पे दिखाई गई थी। ऐसे ही हरभजन मान की फिल्म है,
वो अपने हीर रांझा, उसमें भी मैंने काम किया। पर ज़्यादा इन 2 फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि है पंजाबी में, पर इनको इतना बड़ा अवार्ड मिला है, इसलिए ये फिल्में एक समाज के लिए हैं। दोनों फिल्में बहुत तो अच्छी एक बार फिर से नाम बता दीजिए दोनों फिल्मों का। अन्ने घोड़े दा दान फीचर फिल्म, पंजाबी फीचर फिल्म अन्ने घोड़े दा दान। और दूसरी फिल्म है चौथी कूट। जो चौथी कूट है वो अतवाद पे बनाई है, अतवाद ने क्या तकलीफ दी हमारे को। और जो अन्ने घोड़े का दान है वो गरीब के जीवन पे है। मैं उसका छोटा सा हिस्सा रहा हूँ। थैंक यू। और साथ ही आपने हीर रांझा में भी काम किया है। हीर रांझा में भी मैंने रांझे के चाचा का रोल किया। अच्छा अच्छा जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो फ्रेंड्स चलिए धीरे धीरे हम लोग अब बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं अलीपुर जेल से। और एक आखिरी नेताजी का सेल जो है वो रह गया, वो भी इम्पॉर्टेंट था, तो चलिए वो आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए ऊपर जाना है और नेताजी के सेल के सामने खास करके बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बंगाल में आप जानते ही हैं नेताजी की कितनी अहमियत है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी इस एरिया में। तो भीड़ के अंदर से जितना पॉसिबल हो रहा है उतना मैंने आपको जल्दी से चलिए दिखा दिया यहाँ का भी। और ये जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी खास वो सब ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन पूरा कवर हम लोगों ने नहीं किया है क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा जेल है और आदि जो है वो और वॉक नहीं कर पा रहा था, थक जा रहा था, तो इसीलिए इतना ही रहेगा। और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग चलेंगे बाहर और पहले कुछ खाएंगे। तो चलिए यहाँ एक कॉफ़ी हाउस है, उस कॉफ़ी हाउस में आप लोगों को लेके चलते हैं। जो बाहर से आपने देखा था ना मेन गेट के बाहर से कॉफ़ी हाउस, तो उसमें एंट्रेंस जो है वो अंदर की तरफ से भी है, जेल के अंदर से भी। तो उसी कॉफ़ी हाउस में चलेंगे क्योंकि लंच टाइम में हमने लंच कुछ किया नहीं था। जो रेस्टोरेंट आपको हमने दिखाया उसमें बस गई थी क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था। तो हम लोगों ने सुबह से खाया नहीं था कुछ और अभी शाम हो चली है, तो पहले हम लोग जाते हैं कॉफ़ी हाउस और कुछ खाते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने लाइट एंड साउंड शो का टिकट भी लिया था, तो उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाऊँगी लाइट एंड साउंड शो का क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था, थोड़ी देर के बाद ऑफ़ करने को कह दिया गया। लेकिन जितना हम लोगों ने शूट किया है वो सब हम कल के व्लॉग में आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे नाइट व्यू जब लाइटिंग वगैरह के साथ कैसा लग रहा था अलीपुर जेल के अंदर। तो ये देखिए ये एक फाइनली एक राउंड मैं कैमरा घुमा रही हूँ और इसके बाद चलूँगी सीधा कुछ खाने के लिए। फ्रेंड्स मैं तो कहूँगी ये बहुत अच्छी प्लेस है, एक बार ज़रूर अपने फैमिली खास करके बच्चों को लेके आइए। एक हिस्टोरिकल प्लेस है ये ब्रिटिश टाइम से, तो ज़रूर आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए। और लीजिए अब हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी हाउस में जो कि एकदम जेल की गेट में, मतलब बाहर नहीं जाना है आपको, जेल के अंदर से ही आपको जाने के लिए इस तरह से स्पेस है बैक साइड का, और फ्रंट से तो आप जा ही सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर और कुछ खाया जाए। यहाँ का मेनू भी मैंने देखा, यहाँ भी थोड़ा महंगा ही था कह सकते हैं आप, थोड़ा क्या अच्छा खासा महंगा था खाना। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ लिया नहीं था, बस एक मिक्स चाउमीन हमने लिया, नूडल्स। और ये देखिए सीढ़ियों पे मैं शूट करते करते जा रही थी ना तो मेरा पैर लड़खड़ा गया। तो खैर चलिए ऊपर चलते हैं। और बस एक मिक्स नूडल हमने लिया था, हम दोनों ने शेयर करके खाया, आदि और मैंने, क्योंकि एक फुल प्लेट हम लोग खा भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा रहता है क्वांटिटी। तो उसको खाने के बाद फिर हमें गेट पे ही, जेल की गेट पे इंतज़ार करना था जब 6 बज जाएगा। उसके बाद जब लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा तो फिर से एंट्री की जाती है, इसी तरह का सिस्टम है। तो खाने के बाद हम लोग नीचे थोड़ी देर वेट किए थे और उसके बाद फिर कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी नाइट व्यू पूरा जेल में लाइटिंग के बाद कैसा दिख रहा था, साथ ही साथ लाइट एंड साउंड शो का जितना भी पार्ट हमने शूट किया है वो सारा कुछ रहेगा कल के पार्ट में। तो कल का पार्ट भी बहुत अच्छा है, ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर आप पर्सनली यहाँ आते हैं तो मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेशन है कि आप नाइट जो लाइट एंड साउंड शो है वो ज़रूर देखिएगा, मस्ट वॉच है, एक बार तो देखना बनता है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और जो व्यूअर्स कोलकाता के नहीं हैं, जो यहाँ नहीं आ सकते, आउट ऑफ इंडिया से देख रहे हैं या अदर स्टेट्स से देख रहे हैं, उनके लिए मैंने अपने व्लॉग के ज़रिए ही दिखा दिया है। आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा व्लॉग कैसा लगा है ये वाला।
और अच्छा लगा है तो वीडियो पे ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी न्यू व्यूअर्स आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, उनको अगर ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज का व्लॉग धीरे धीरे अब ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन क्या किया जाए, इतना बड़ा जेल था तो इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने के लिए धीरे धीरे अगर दिखाई, मैंने तो बहुत फास्ट करके भी, फास्ट फॉरवर्ड में भी दिखाया है काफ़ी सारा कुछ, लेकिन फिर भी व्लॉग जो है इतना लंबा हो गया है। लेकिन लंबा है तो क्या, व्लॉग बहुत अच्छा है, हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद है आप लोग भी बहुत इन्जॉय किए होंगे इस व्लॉग को देख के। कैसा लगा है बताइएगा। तो फिर बने रहिए। और ये देखिए, ये नाइट व्यू है, ये सब कुछ कल के व्लॉग में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं लाइट एंड साउंड शो के साथ, दिखाऊंगी कल का व्लॉग। तो चलिए व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे। फिर मिलूँगी कल सुबह 8 बजे नए व्लॉग के साथ।